हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर रीजनिंग का एक ऐसा एनालॉजी चैप्टर दोस्तों लेकर आया हूं जिसको आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में, जी हाँ, 2 से 4 सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता एनालॉजी टेस्ट से। 2 से 4, जी हाँ, 2 से 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, खासियत इस चैप्टर की है कि दोस्त यदि आप एनालॉजी चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 2 चीज कवर होता है। यहाँ पे आपका इंग्लिश भी मजबूत होता है, यहाँ पे आपको देखा जाए दोस्तों तो जीके जीएस भी मजबूत होते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई, हम पढ़ेंगे रीजनिंग, मेरा जीके जीएस मजबूत होगा, मेरा इंग्लिश मजबूत होगा। तो देखिए क्यों होता है, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा मैंने बोला। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें क्वेश्चन भी लूंगा और आपको डायरेक्टली ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से दोस्तों क्या कर सके, सॉल्व कर सके। और आगे वीडियो जरूर बढ़िया से शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ मैं दोस्तों जीके का चीज इसमें याद कराने वाला हूं जिसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जी हाँ, जिसके बिना ये बनाना बहुत मुश्किल है ये चैप्टर। तो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा, वीडियो में बने रहिए, लगातार बने रहिए, आगे तक देखते रहिए क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा, सदृश परीक्षा कहिए हिंदी में या एनालॉजी टेस्ट बोलिए, ये वही बात है। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं वो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कैसे प्रश्न आते हैं, तो उन लोगों के लिए बताता हूं। जिस प्रकार एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध किससे है। समझ गया क्वेश्चन, ऐसे ही करके आएंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे या 5 ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, जिस प्रकार एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है उसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध किससे है। नीचे कह रहा है विभांतर, विभांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। उष्मा, उष्मा का मतलब आपको पता है हीट, लंबाई का मतलब लेंथ आपको पता है और गति का मतलब स्पीड आपको पता है। वोल्ट मीटर ये नापने का इकाई है, वोल्ट मीटर से कुछ इसमें से नापाता है। और एमीटर दोस्तों, एमीटर नापता है विद्युत धारा को। एमीटर क्या चीज को नापता है दोस्तों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को नापता है। विद्युत धारा आप समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नापता है एमीटर। एमीटर को ए से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। वोल्ट मीटर क्या नापता है दोस्तों, वो विभांतर नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभांतर नापता है। तो आपके दिमाग में गए, इसका आंसर मुझे पता कैसे चला, हमको याद था कि वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभांतर, तो मैंने इसका जवाब दे पाया। अब आप कहेंगे सर मेरे को याद नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका क्या तरीका है कि मैं आपको याद करा दूं, आप मेरे चैनल पे है, आप मेरे से पढ़ रहे थे तो जिम्मेदारी मेरा बनता ही, और आपको पता ही कि मैं ट्रिक देने में मास्टरमाइंड हूं, एकदम दोस्तों ट्रिक लेकर चले आता हूं। तो आइए ट्रिक से याद करते हैं, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे जवाब दिया जाए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये टाइप 1 चल रहा है दोस्त। मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो टाइप 1 का लिया था दोस्तों। इसमें अलग अलग तरह के चीज पूछे जाते हैं, तो किस किस टाइप का आएंगे वो सारे मैं लेता चलूंगा। पहला टाइप में मैंने बताया कुछ मतलब चीज और उसका नापने का चीज। जैसे यहाँ पे ये उपकरण है, ये जो उपकरण है क्या नापता है आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये लिखना बहुत आसान है, मैंने देख कर लिख दिया और आपको कहूंगा कि इसको प्रैक्टिस कर लेना। बट वैसे नहीं मैं पढ़ाता हूं, मेरा तरीका है आपको क्लास में ही याद कराने का। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है एमीटर का विद्युत धारा। अब ये बात कैसे याद रखा जाए कि एमीटर का विद्युत धारा होता है, तो देखिए दोस्त कैसे इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, एमीटर का विद्युत धारा, देखिए इसको याद रखने का तरीका है कि एम्पियर, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो याद रखिए ए से एम्पियर, ए से एमीटर, तो विद्युत धारा को नापा जाता है एमीटर से। आसानी से याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वोल्ट मीटर। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको समझने का आसान तरीका है। वोल्ट मीटर यानी कि भी, वोल्ट मीटर यानी भी, तो वोल्ट मीटर को वोल्टेज से याद रखिए, वोल्टेज से। अभी वोल्टेज का मतलब क्या है, तो आप देखते होंगे हमारे घरों में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, स्टेबलाइजर। और स्टेबलाइजर क्या करता है दोस्त, वो वोल्टेज को कम बेसी होता है उसे नापने का काम करता है। अब समझिएगा जरा, तो स्टेबलाइजर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, वोल्टेज कम बेसी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो यही तो है यहाँ पे, वोल्टेज कम बेसी होना यानी विभांतर, विभांतर नापता है वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज से वोल्ट मीटर याद रखिएगा, आसानी से आपको याद रहेंगे, दोनों कनेक्टेड है। नेक्स्ट है ओडी मीटर। तो ध्यान है कि ये तो सबको ऐसे पता है, गाड़ी को क्या कहा जाता है, ऑडी करके एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी का नाम भी है ऑडी, ऑडी कार होता है ना, तो वही तो है ऑडी मीटर। गाड़ी का गति नापने का काम आता है। ऑडी मीटर क्या है, गाड़ी का गति नापने का काम आता है।
ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको याद रहेंगे कि ओडीमीटर क्या है, गाड़ी का गति नापा जाता है, क्योंकि ऑडी क्या है, एक तरह का गाड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मामीटर। इसको बताने का जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत बार बीमार पड़े हैं और थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का तापमान को नापते हैं। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है, टेम्परेचर टी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। ये वही कैलोरीमीटर है दोस्तों जिससे उष्मा नापा जाता है। उष्मा का मतलब हीट होता है। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए जरा, थर्मामीटर गर्मी को नापता है, कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन एक कैलोरीमीटर नापा जाता है कितना उष्मा यूज हुआ, कितना उष्मा है या कितना उष्मा यूज हुआ, उसको नापा जाता है। क्लियर है बात? तो आपने कैलोरीमीटर को याद किया कैसे? शरीर के अंदर क्या होता है, कैलोरी। शरीर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का क्रिया होता है एनर्जी मिलने के लिए। ऑक्सीडेशन का क्रिया होता है एनर्जी मिलने के लिए। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे पेट में खाना जाता है और वहाँ क्या होता है, वो खाना जाके सेल तक पहुँचता है और सेल पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का सांस लेते हैं उस समय प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैलोरी हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वो किस रूप में मिलता है, हीट के रूप में मिलता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हम लोग को पसीना चलने लगता है और गर्मी आने लगता है कि नहीं है? तो उसी कारण होता है। इससे रिलेट करके रखिए कि कैलोरी हमारे शरीर में क्या होता है, बन रहा होता है, इसीलिए क्या होता है, गर्मी लग रहा होता है हमको, यानी कैलोरीमीटर से उष्मा नापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों क्या था, वायुदाब। तो नाम से पकड़ लीजिएगा, वह से स्टार्ट है, बैरोमीटर वायुदाब, बैरोमीटर वायुदाब, 4 बार बोलिएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बहुत आसान है, देखिए हाइड्रेशन से याद रखिए। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी किसी चीज में मिल जाना, तो वही ना, हाइग्रो से हाइड्रेशन याद रखिए। और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी होता है। आर्द्रता मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। जो वातावरण में देखते हैं बारिश के दिन में क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, वही आर्द्रता के यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, पानी की मात्रा बढ़ जाना वातावरण में क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है। देख रहे हैं, आसानी से सब लिंक है। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्कोमीटर। टेस्कोमीटर दोस्तों तनाव को नापता है। देखिए इसका अलग ट्रिक लगा लीजिए। तनाव का मतलब होता है टेंशन। तनाव का मतलब क्या होता है, टेंशन। और ये जो टेंशन होता है दोस्त, जैसे आपने सुना होगा ना, पानी के ऊपर में पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, तो वही तनाव की बात है। तो तनाव को नापने वाला टेस्कोमीटर है। तो इसको ट्रिक लगाइए। देखिए तनाव एक हम लोग के हेड में भी होता है, टेंशन समझते हैं, टेंशन से तनाव बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, टेस्कोमीटर, टेंशन। टेस्कोमीटर से क्या होता है दोस्तों, तनाव नापा जाता है। टेस्कोमीटर से तनाव नापा जाता है। देख रहे हैं, टेंशन, टेंशन से तनाव आता है, तो दोनों लिंक है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से क्या करते हैं ना कि नापते हैं मोटाई। देखिए गेज माने होता है नापने वाला, स्क्रू माने स्क्रू का लंबाई नापने वाला। तो किसी भी चीज का मोटाई जब नापा जाता है ना, स्क्रू गेज से नापते हैं। तो सीधा याद रखिए, स्क्रू कितना अंदर जाएगा किसी भी चीज में लगाएंगे, तो इसको नापने के लिए हमको स्क्रू गेज चाहिए, यानी मोटाई तो पता चलना चाहिए ना, तब ना स्क्रू हम उस हिसाब से लगाएंगे। और मोटाई ही नहीं पता तो स्क्रू क्या हो जाएगा, बड़ छोट लग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। तो स्क्रू गेज से मोटाई। नेक्स्ट है स्केल। स्केल से लंबाई, ये बच्चा जानता है, हम लोग लंबाई नापते हैं स्केल से। नेक्स्ट है दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इससे है रक्तदाब। तो देखिए सबसे आसान है, इसका याद रखना, पूरे में अगर सबसे भारी है तो यही है, क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर। तो स्फेग्मोमैनोमीटर क्या है, इतना उल्टा पुल्टा नाम है कि हम लोग का क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। जब टीचर देता है कि याद करके दिखाओ स्फेग्मोमैनोमीटर, तो बोलने में ही बहुत लोग का बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो आराम से रक्तदाब याद रहता है इससे। नेक्स्ट है रेन गेज। तो रेन गेज, गेज माने बताया नापने वाला, रेन माने बारिश, बारिश नापने वाला, तो वर्षा नापने वाला। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। ये तो बच्चा जानता है, लैक्टो माने दूध, मीटर माने नापने वाला। तो लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता नापने वाला। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं भूकंप नापने वाला को सिस्मोलॉजी बोलते हैं ना, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मो से याद रखना है कि भूकंप का अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेनोमीटर। क्या है, प्लेनोमीटर, यानी समतल सतह का क्षेत्रफल। समतल सतह, तो ध्यान दीजिएगा, समतल सतह यानी प्लेन, ये प्लेन सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, PLAN, प्लेन सरफेस, समतल सतह। तो ये जो समतल सतह होता है दोस्तों, तो प्लेन है लिखा हुआ, तो प्लेनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं ना लिख सकता था समतलोमीटर, तो कैसा लगता सुनने में, इसीलिए प्लेनोमीटर है कि नहीं है। तो ऐसे करके ये 15 आपको आसानी से दोस्तों ख्याल हो गए। अब सोचिए जरा, मैं इसको लिख कर सिर्फ दे देता आपको, तो क्या होता आपको। सबसे बड़ी बात तो माथा हेडेक, मुझे भाई नोट्स सब बना दिए, सर ने बोल दिया, आप नोट्स आप बना लिया, बैठ के याद करो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये नोट्स बनाने के बाद ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे तो लगता है उस स्टूडेंट का एकदम ख्याले हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने वाले को जब याद हो गए, तो सोचो जो लिखेगा नोट्स बनाएगा उसका तो एकदम फिट हो जाएंगे दिमाग में। तो इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि 1 पन 2 काज होते हैं इस चैप्टर में। आप देखो जरा, ये कहाँ का था,
फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स के चैप्टर का, ज्योग्राफी का बहुत चीज़ है, केमिस्ट्री का है, तो फिजिक्स के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स यहाँ हो गए, यानी जीएस जीके में के आ गए ये क्वेश्चन, और साथ में यहाँ भी हो गए। तो कहे ना एक पंथ दुई कार्य हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है एनोलॉजी चैप्टर जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए टाइप 2 देखते हैं और उसको भी ऐसे ही याद करेंगे उसमें क्या क्या आते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग अब टाइप 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था जस्ट कि हम लोग टाइप 1 देखे थे और उसमें हमने देखा था उपकरण और वो क्या चीज़ नापता है वो देखा थे, उसका मेजरमेंट। आप देखने जा रहे हैं हम लोग अध्ययन और विषय, मतलब कुछ किस विषय का किस तरीका का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में। अब देखिए जरा, मैं इसमें भी ट्रिक से याद कराऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के आते हैं। कह रहा है जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, वायरस से संबंधित है, वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, तो आपको बताना जूलॉजी किससे संबंधित है, जूलॉजी विषय का नाम है ना जूलॉजी। तो आप बताओ मानव से संबंधित है, जीव जंतु से संबंधित, पौधा या शैवाल। तो आप जानते हैं जीव जंतु से संबंधित है, तो ये तो हम लोग को याद रहते हैं, विषय आसान है। लेकिन बहुत सारा यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं टोटल तकरीबन 25 के करीब है, 24 लिख रखा हूँ दोस्त। जी हाँ, पिछला टाइप में मैंने 15 करा दिया, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारा ले रहा हूँ, और इसमें करा दे रहा हूँ टोटल दोस्तों 25। और मैं बताना चाहता हूँ पिछला जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा ये आपको इंग्लिश में भी आते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत भी आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण चैप्टर फिर से होने वाला है, मतलब ये टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं, कैसे इसको याद रखा जाए आसानी से। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखिएगा क्या है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोशल से याद रखिए, सोशियोलॉजी। और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। सोशल माने क्या होता है स्टूडेंट्स, सामाजिक होता है। तो देखो बाबू सामाजिक है कि नहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो आसानी से लिंक जोड़कर याद रहेंगे, सोशियोलॉजी सामाजिक। बोलिएगा, नहीं याद होगा तो जरूर बोलिएगा। पहला याद होगा, आगे बढ़ो। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे है 2 नंबर, वायरोलॉजी वायरस से संबंधित, वायरोलॉजी वायरस, वायरोलॉजी वायरस। तो ये विषाणु को क्या बोला जाता है, वायरस ही तो बोला जाता है, इसको वायरस ही तो बोला जाता है। तो वायरोलॉजी से वायरस याद रहेंगे, इसमें ज्यादा माथामारी करने का दोस्त जरूरत नहीं, एकदम नाम में ही है वायरोलॉजी वायरस, क्लियर है। और सोशियोलॉजी सोशल, सोशियोलॉजी सोशल तो सामाजिक। तो सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन कहलाता है, वायरोलॉजी विषय का अध्ययन कहलाता है, सॉरी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। अब देखो 3 नंबर बाबू, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी नाम में हिस्टो लगा हुआ है, और आपको बताना चाहता हूं हिस्टोलॉजी का हिस्ट्री का अध्ययन नहीं होता, याद रखिएगा। हिस्टेरोलॉजी नहीं है ये, हिस्टेरोलॉजी ये है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी को उत्तक से याद रखिएगा। अब आपके कन्फ्यूजन यहाँ हो सकते हैं, बच्चा हिस्टोलॉजी देख के हो सके इतिहास का अध्ययन मार दे, नहीं मारिएगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको एक बात पता है कि जितने भी पुराने चीजों का दोस्त पता लगाया जाता है वहाँ सेल और उत्तक से ही पता लगाया जाता है। जितने भी पुराने पेड़ पौधा का चीज, मतलब कोई चिनासी मिलता है या पुराना कोई पेड़ पौधा या कुछ भी ऐसा मिलता है दोस्तों, तो वहाँ क्या किया जाता है, उस चीज़ का दोस्तों क्या किया जाता है, उत्तक का ही पता लगाया जाता है, ये सेल का ही पता लगाया जाता है। तो हिस्टोलॉजी क्या है, उत्तक याद रहेगा आपको, इस तरह कनेक्ट करके रखिएगा। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। तो आपको मैंने पिछले वाला में बताया, सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है, तो उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो लॉजी लगा दीजिए। सिस्मो में क्या लगा दीजिए, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, कहता है ना लॉजिक लगाओ यहाँ पे, तो लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन दोस्त। तो भूकंप का ही है सिस्मोलॉजी। बोलिएगा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप तकरीबन 4 याद कर लिए। आइए आगे याद कीजिए 5 नंबर, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण। तो ध्यान रखिएगा टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, तो इसको याद रखना, बहुत ही आसान ट्रिक में बना रखा हूँ। टैक्स से, टैक्स सरकार लेती है, तब वेराइटी चीज का लेती है टैक्स। तो सरकार क्या रखा है, प्रैक्टिस करके रखा है, मतलब वर्गीकृत करके रखा है, बांट के रखा है। भाई साहब जो ऑटो चलाएगा वो इतना टैक्स देगा, जो इस ग्रुप में है जो दुकान चलाएगा वो इतना टैक्स देगा, जो किराना दुकान चलाएगा उसका इतना टैक्स है, जो बड़ा दुकान चलाएगा मॉल चलाएगा उसका इतना टैक्स है। तो क्या कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है। तो टैक्सोनॉमी से हमेशा याद है, जैसे टैक्स की बात आएगी तो अलग अलग क्या किया जाता है, वर्गीकृत करके टैक्स लिया जाता है। तो इससे ऐसे याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है दोस्तों फिजियोलॉजी। क्या है, फिजियोलॉजी, इसका आता है शरीर क्रिया। तो आसान है, कहता है ना कि आपका फिजिक्स ठीक रखना पड़ेगा, बॉडी का फिजिक्स ठीक रखने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको अपना एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो शरीर का क्या करना होगा,
फिजिकल स्थिति ठीक रखने के लिए, स्थिति ठीक रखने के लिए फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, शरीर क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है उसका अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, फिजियोलॉजी। तो आसानी से ये याद रहेंगे, लिंकअप है। नेक्स्ट है दोस्तों इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का है दोस्तों मछली। तो ध्यान दीजिएगा इसको आसानी से कैसे याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए, ध्यान दीजिएगा। मछली बहुत ही कम दिन जीवन जी पाती है। क्यों पता है, क्योंकि लोग उसको काट के खा जाता है। तो एक थी, बेचारी अब नहीं रही, एक थी, क्या एक थी, एक मछली थी। क्या थी, एक मछली थी जिसको लोगों ने काट कर खा गया था। एक थियोलॉजी, एक थी, क्या थी भाई, तो मछली थी। एक थियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, मछली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसका तो अब उपाय है नहीं। नेक्स्ट है दोस्त सेलेनोग्राफी। तो चंद्रमा कैसे याद रखें, तो होता है क्या, आजकल लैला मजनू लोग सेल्फी कहाँ लेते हैं, रात के समय में छत पे जाकर और यूं ऐसे करेंगे और हम दोनों के बीच में चांद आना चाहिए, तो सेल्फी लेते हैं। सेलेनोलॉजी, सेल्फी लेते हैं चांद का। तो सेल्फी से याद रखिएगा किसका लेते हैं, सेल्फी, सेल्फी लेते हैं, कहाँ गया, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी से सेल्फी याद रखिए। चंद्रमा का लोग क्या करता है, सेल्फी लेता है। तो सेलेनोग्राफी दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है दोस्तों माइकोलॉजी। तो यहां पे ना कंफ्यूजन है दोस्तों, माइकोलॉजी कवक का होता है, एक होता है फाइकोलॉजी। यहां है क्या, कहीं ना कहीं लिखा हुआ, यहां देखिए फाइकोलॉजी। तो एक है माइकोलॉजी, एक है फाइकोलॉजी। तो कैसे याद रखा जाए, एक है माइकोलॉजी कवक का, फाइकोलॉजी शैवाल का। तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखें, ये दोनों तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे हैं। तो ध्यान दीजिएगा माइकोलॉजी है, इसको माई से याद रखिए। माई माने मम्मी होता है ना, मम्मी मारती है तो क्या होता है, जब मारती है तो चकत्ता बन जाता है शरीर पर। क्या बन जाता है, जब मम्मी मारती है तो देह पर चकत्ता बन जाता है। तो याद रखिएगा माइकोलॉजी, मम्मी वाला जब बात होगा तो चकत्ता यानी कवक। आपको होता है रिंग बार्म होता है, कैसा होता है, चकत्ता के जैसा शरीर पर हो जाता है ना गोल। तो मम्मी मारती है तो क्या बना देती है, रिंग बार्म बना देती है, चकत्ता बना देती है। तो माइकोलॉजी क्या है, कवक से याद रहेगा। दोस्तों बहुत गलती मैंने भी किया है, बार बार ये दोनों मिक्स हो जाता था, अब नहीं होता है मिक्स। ये याद रहता है तो अपने आप फाइकोलॉजी याद रहता है कि शैवाल का होगा, क्योंकि माइकोलॉजी कवक का, कवक रिंग बार्म को कहा जाता है कि नहीं है। तो इससे आराम से आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। तो देखिए उभयचर का मतलब होता है तो पानी में भी रहता है और जो स्थल पर भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। तो सोचिएगा एक बच्चा होता है जो चौकी पर भी रहता है, कभी पक्का पर उतर जाएगा, कभी चौकी पे चढ़ जाएगा, कभी छत पे चढ़ा जाएगा, यानी हरपट हरपट कहते रहता है। घर में नहीं बोलते हैं हम लोग छोटा बच्चा को, एकदम शैतान हो गया, हरपट हरपट करते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते रहता है। तो वही ट्रिक यहां लगा दो ना भाई। उभयचर क्या होता है, कभी पानी में रहता है, कभी जमीन पर रहता है, कभी पानी में रहता है। तो हर्पेटोलॉजी, सोचो जरा कितना थिंकिंग लेवल है, आराम से याद है। हर्पेटोलॉजी आप कभी नहीं आप भूल सकते, ना ही आप ये माइकोलॉजी भूलेंगे। वैसे तो लमसम मैं वही बता रहा हूं, कोई आप भूल ही नहीं सकते। जैसे ही सोशियोलॉजी आपको याद आएगा, सोशल सामाजिक, कहीं से लिख लीजिए। वायरोलॉजी वायरस याद हो गए, सिस्मोलॉजी भूकंप। अब जैसे कोई चंद्रमा का पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें ना समझ में आएगा सेल्फी वाला कौन है, सेलेनोलॉजी या सेलेनोग्राफी, चंद्रमा का अध्ययन। तो ऐसे करके ट्रिक से दोस्तों मैं याद कराता हूं, एक बार में एकदम दिमाग में डाल देता हूं बच्चों को। तो हर्पेटोलॉजी उभयचर, जो हरपट हरपट करता है जमीन में और पानी पर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, हर्पेटोलॉजी, उभयचर का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए जूलॉजी। जूलॉजी सब जानते हैं, जीव जंतु का अध्ययन, तो इसके बारे में क्या ही बोलूं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों है मानव का अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे याद रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी आपको पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है पुराने जो जमाने में मानव मिला करता था जमीन के अंदर, जो मिलता है जो ताबूत वगैरह के अंदर अभी भी, उसको एंथ्रो बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिए, एंथ्रोपोलॉजी मानव। अब इसका कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके याद रखिएगा, इसका कुछ खास ट्रिक नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, पक्षी। तो ध्यान दीजिएगा इसका याद रखना क्या है, ऑर्निथोलॉजी। देखिए पक्षी का ये ऑर्निथोलॉजी है, थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट याद करना, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आप याद ऐसे करके रख सकते हैं। देखिए ये दोनों को लिंक कीजिए, यहां पे निडोलॉजी, तो क्या होता है ना ऑर्निथोलॉजी, मतलब और नीचे अब नहीं रह सकता। ऑर्निथोलॉजी मतलब और नीचे अब नहीं रह सकता, तो कौन नहीं रहेगा, पक्षी नहीं रहेगा, कि भाई वो पक्षी है उसका इज्जत चला जाएगा, ज्यादा नीचे रहेगा, वो पेड़ पर रहेगा या आकाश में उड़ता रहेगा। तो ऑर्निथोलॉजी से आएगा और नीचे वो नहीं रह सकता, ऑर्निथोलॉजी तो पक्षी अध्ययन।
तो कहां रहेगा भाई? तो क्या करेगा? निडर होके, जब वो नीचे नहीं रहेगा, जमीन पर नहीं रहेगा, तो कहां रहेगा? निडर होके घोंसला बना लेगा। निडोलॉजी बहुत आसान है, ट्रिक सेटिंग है दोनों। और निथोलॉजी मतलब और नीचे वो नहीं रह सकता। तो कौन नहीं रह सकता? तो सब जानते हैं पक्षी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका इज्जत चला जाएगा। तो क्या करेगा? निडर होके पेड़ पर घोंसला बना लेगा। निडोलॉजी घोंसला बना लेगा। ये दोनों लिंक है, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है दोस्तों पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पैलिएंटोलॉजी, तो इसको याद ऐसे रखना है। देखिए पहले से याद रखिए पैलिएंटो, सुन के भी लगता है पैलिएंटो पहले, तो पहले के चीजों को जीवाश्म बोलते हैं। बहुत समय पहले जो चीज हो गया उसको पैलेंटियोलॉजी बोलेंगे। पहले की चीज पैलेंटियोलॉजी, पहले की चीज पैलेंटियोलॉजी, जीवाश्म बोलेंगे। है कि नहीं? आसानी से याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी में दोस्तों क्या है? पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। तो बॉटनी में पेड़ पौधा, जूलॉजी में जीव जंतु और पेड़ पौधा, दोनों दो चीज है ना? अरे भाई साहब दोनों दो चीज है ना, जानते हैं ना? बायोलॉजी दो पार्ट में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में क्या चीज का अध्ययन करते हैं? जीव जंतु के बारे में। हम लोग जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। और प्लांट में मतलब कि बॉटनी में प्लांट का अध्ययन करते हैं। वही तो लिखा हुआ है बॉटनी, बॉटनी में पौधा। ट्रिक दो क्या, जब आपको पहली बार कार्ड मिला था, जब आपको पहली बार कार्ड मिला था या नहीं मिला है, तो मिलेगा शादी का कार्ड या वो वाला कार्ड जो एक तारीख को दिया जाता है। तो वो कार्ड जो होता है कार्डियोलॉजी कहां छप जाता है? एकदम हर्ट पे छप जाता है। ओहो पहली बार कार्ड मिला है, बहुत ही प्यारा है कि नहीं है? तो पहली बार कार्डियोलॉजी हृदय, तो कार्ड कहां छप जाता है? हृदय पर छप जाता था। कार्डियोलॉजी हृदय, ऐसे करके हमेशा याद रहेंगे। एंटीमोलॉजी, तो एंटीमोलॉजी को क्या बोलते हैं? कीट बोलते हैं। कीट को एंटीवायरस, सुने एंटीवायरस? तो एंटीवायरस क्या होता है? वही वाला यहां पे है एंटीमोलॉजी से याद रखिए कीट, इसका कोई मैं खास नहीं, आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं, गुर्दा को बोलते हैं। किडनी या गुर्दा इसी को तो बोला जाता है, किडनी या गुर्दा इसी को बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों पैथोलॉजी, रोग को बोला जाता है। पैथोलॉजी माने क्या होता है? पैथोलॉजी मतलब रोग होता है, रोग बीमारी। ध्यान दीजिएगा अगला, इसमें तो कोई भारी नहीं है, याद रहेगा ना पैथोलॉजी। पैथोलैब नहीं रहता है जहां पर रोगों का मतलब खोजा जाता है कौन सा रोग है। ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी मैंने याद करा दिया, माइकोलॉजी का उल्टा होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है, अब नहीं भूलिएगा। हिमेटोलॉजी रक्त। देखिए अब इसका ट्रिक सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के शरीर में बहुत बार पुरुषों में भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के शरीर में क्या होता है? मासिक धर्म आने के कारण क्या होता है? उसमें कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाता है, ब्लड शरीर से ज्यादा निकल जाते हैं 4-5 दिन। तो इसलिए क्या होता है उसमें, उसको हमेशा बोला जाता है हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, आयरन की गोली खाओ, तो आयरन कम जाता है रक्त निकलने से। तो रक्त में क्या है? आयरन है, हीम है। तो हिमेटोलॉजी उसी से याद रखिएगा। तो हिमेटोलॉजी क्या है? रक्त का अध्ययन है। देख रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, कहां कहां से लिंक जोड़कर याद करना पड़ता है। क्या करिएगा, याद रखना है दोस्त। सिर्फ पढ़ने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है दोस्त ये सब चीज को, लेकिन याद होने नहीं जाता है। लेकिन ऐसे ट्रिक से अब लगा लेते हैं ना दोस्त, विश्वास करें अगर एक बार पढ़ते तो भी लंबे समय याद रहता है, और 1-2 बार जो प्रैक्टिस कर लिया ना, मुझे नहीं लगता लाइफ टाइम उसको कभी भूल पाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पैदल जब चलते हैं तो क्या लगता है? मिट्टी लगता है पैर में। पेडोलॉजी, पैदल चलने पर मिट्टी लग जाता है पैर में। तो पेडोलॉजी क्या है दोस्त? मिट्टी का अध्ययन है। कितना धांसू ट्रिक है, कभी भूलेंगे क्या? जरूरी है क्या 2 बार पढ़ना? मुझे तो नहीं लगता दोस्त। एस्ट्रोलॉजी, भविष्य। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? हाथ में रेखा देख के भविष्य बताते हैं, तो वही एस्ट्रोलॉजर भविष्य। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का अध्ययन करते हैं। दोस्तों विश्वास करो, बहुत ही कहना दमदार कंटेंट है दोस्तों, पूरा एकदम फोकस करके रखिए, मन लगाइए दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो यहीं पे बता देना चाहता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए तो। लेकिन आप लोग अगर पसंद आ रहा है, कुछ लोगों में बताइए, कुछ दोस्तों को बताइए दोस्तों, कंटेंट 100% एकदम क्या पावरफुल है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 3 में दोस्तों मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता चल ही गया किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई ले ला चालकता का मोह है, तो आपको कह देगा कि जिस प्रकार चालकता का संबंध मोह से है, उसी प्रकार आप बताइए बल का संबंध किससे है। सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन होते हैं, है कि नहीं है? तो आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना ही सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में समय नहीं गवाया, मैंने इसको मेन चीज जो हमको याद रखना है इस चैप्टर में, उसको मैंने लिया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें ये याद होनी चाहिए। इसमें बहुत चीज का संबंध बहुत चीज से पूछता है, इसमें रिलेशन वाला भी पूछता है दोस्तों, वो भी मैं कराऊंगा आगे।
कि माँ का संबंध पिता से है, उसी प्रकार भाई का संबंध किससे है? तो आप सोचिए जरा, कमेंट्स में बताइए क्या संबंध होगा। भाई का बहन से बताइएगा कि भाभी से बताइएगा। वैसे इसको देखिए, ये क्या है? मात्रा एवं इकाई है दोस्तों। मैंने ऊपर में हेडिंग बना रखा है मात्रा एवं इकाई, यानी कि इधर मात्रा है और उसका इकाई है। इस मात्रा को क्या चीज से नापते हैं दोस्तों? पता है ये फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर कवर हो रहा है यहाँ पे। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर कवर हो रहा है हम लोग का। कहते हैं ना 1.2 काज में कई बार बोला हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए याद करते हैं। मैं ट्रिक से ही कराऊंगा, जहां भी नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन लमसम में अभी ट्रिक से याद कराने वाला हूं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ बताने नहीं आया हूं। वैसे तो मैं आराम से इसको बता सकता हूं, शक्ति का हॉर्स पावर, विद्युत आवेश का फैराडे, ऐसे करके तो आराम से बता दूंगा, लेकिन नहीं, हम लोग को याद करना है दोस्त। तो शुरुआत करते हैं, ऊपर से ही करते हैं, यहां से 1 नंबर से। शक्ति का दोस्तों हॉर्स पावर, सबसे ज्यादा शक्ति अगर देखा जाए तो माना जाता है टाइगर में। लेकिन अगर कहा जाए आपको सबसे तेज भागना हो, सबसे ज्यादा भागना हो, सबसे ताकतवर कौन? हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा सबसे ज्यादा युद्ध में काम लिया जाता था, हाथी से भी ज्यादा काम का घोड़ा होता था, है कि नहीं पहले के जमाना में? तो वो जो युद्ध में लिया जाता है हॉर्स पावर, बात किया जाता है घोड़ा का ताकत सबसे ज्यादा, इसलिए क्या है, शक्ति का जरूरत पड़ता है। तो ध्यान रखना, हॉर्स पावर शक्ति को नापता है हॉर्स पावर में। शक्ति ये जानते कौन शक्ति है? विद्युत धारा का शक्ति नापा जाता है दोस्त। विद्युत धारा को आपको पता है, बड़ा यूनिट विद्युत धारा का शक्ति है 1 हॉर्स पावर 746 वाट। आगे पढ़ने को मिलेगा, घबराइए मत, ध्यान दीजिए। विद्युतीय आवेश को फैराडे से नापते हैं। ये मैं समझा दूंगा, आसानी से याद रहेगा। देखिए फैराडे साहब क्या हुआ कि उनको ना पता था कि एक, देखिए विद्युत आवेश होता क्या, पहले ही जानिए। इंग्लिश में उसको बताऊंगा तो समझिएगा। विद्युत आवेश का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात। अब हुआ क्या कि एक पतंग लिए और फैराडे साहब क्या कि इस पतंग की ये जो डोर था उसमें चाबी लटका दी है। चाबी बांधकर, चाबी क्या होता है? आयरन का होता है। ये जो तार था दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि उस समय उड़ाया पतंग, जिस समय बादल लगा हुआ हो। और मैं चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा दे रहा हूं, देख लीजिए, फैराडे का नियम बता दे रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि आसमान में पतंग उड़ाया, मौसम बादल वाला था, और ये जो रस्सी था ना उसको उन्होंने वायर लिया, तार लिया दोस्तों, पतला वाला, और वो तांबा का वायर था। अब होते क्या है, तांबा के वायर पतले वाले थे, एकदम रस्सी का काम कर रहे थे, और उस पर आराम से बांधकर उड़ा दिए। जैसे ही बिजली कड़का, तो आपको पता है ये जो यहाँ लोहा का लगा होता है दोस्तों, इसमें स्पार्क हुआ। तो उन्होंने वही बताया था कि बिजली जो उत्पन्न होता है, वहां पे फैराडे साहब ही बताए थे दोस्तों कि बिजली उत्पन्न हुआ था। तो फैराडे के नियम में यही बताया जाता है कि जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। क्या है? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक चार्ज होता है दोस्तों। दोनों जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है, स्पार्क होता है। ठंडा गर्म तार कभी भूल से सट जाए दोस्तों घर में इलेक्ट्रिसिटी का, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठंडा गर्म से स्पार्क करता है। तो विद्युतीय आवेश फैराडे साहब ने बताया था, बता दिया कहानी, आराम से याद रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों है उष्मा को दोस्तों कैलोरी में। जस्ट पीछे वाला टॉपिक में मैंने बताया ना, उष्मा शरीर के अंदर क्या होता है, उष्मा जब कैलोरी यूज होता है तो क्या निकलता है? गर्मी हमारे शरीर में आता है। तो याद है गर्मी का क्या है, उष्मा का कैलोरी में नापते हैं। तापमान का दोस्तों क्या है, डिग्री में नापा जाता है। बुखार वगैरह लगता है तो डिग्री क्या बोलते हैं, लगाते हैं ना थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर क्या नापाता है, डिग्री में नापा जाता है। वैसे डिग्री फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस बड़ा यूनिट है। तो शरीर नापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? थर्मामीटर फारेनहाइट वाला, उसमें नहीं होता डिग्री सेल्सियस वाला, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पराद्वीप का दोस्तों क्या होता है, लक्स बोलते हैं। तो पराद्वीप का मतलब होता है दोस्तों चमकना। पराद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, ल्यूमिनस करना, चमकना। तो ध्यान रखिएगा इसको, लक्स समूह लगाने पर क्या होते हैं, हम लोग चमकने लगते हैं कि नहीं लगते? ऐश्वर्या राय चमकने लगी, सारी हीरोइन सब लक्स का प्रचार करी, तो क्या है, प्रदीप्त का लक्स, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार जब कोई चीज रिपीट हो उसे आवृत्ति बोलते हैं, उसको हर्ट्ज से नापते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका हर्ट्ज से कैसे याद रखेंगे, साउंड वगैरह में क्या होता है, आवृत्ति वगैरह वहां पे होता है, तो हर्ट्ज से, आवृत्ति का हर्ट्ज से नापा जाता है। सिंपल है, इसलिए कोई ट्रिक नहीं। गुरुत्वाकर्षण का बल, सॉरी न्यूटन, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी खींचता है ना गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आराम से याद रखें ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूटन याद रखिएगा, ये तो याद भी होगा। प्रतिरोध का दोस्तों ओम बोलते हैं, प्रतिरोध का ओम। तो ध्यान दीजिएगा जब हमारे शरीर में कोई भी परेशानी वगैरह होता है, जब बर बीमारी होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है दवा खाओ, लेकिन पंडित के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, ओम का उच्चारण करो, शरीर का सारा प्रतिरोध दूर हो जाएगा, सारा परेशानी दूर हो जाएगा।
ओम करके उच्चारण करो। तो उसी से याद रखिएगा कि प्रतिरोध शरीर में जब प्रॉब्लम आएगा तब प्रतिरोध क्या है, ओम से ठीक हो जाता है। वैसे बता दो ये प्रतिरोध क्या है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्त रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस बोला जाता है। और ये जो है ना, ये ओम से इसको सूचित किया जाता है। यही है ओम का चिन्हासी, देख लीजिए वो ओम का चिन्हासी, ऐसे ही ओम बनता है। और बता देना चाहता हूँ ये जो रेसिस्टेंस है और ओम ये कहाँ होता है, तो जितने इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होते हैं ना, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, किसी भी चीज़ का हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ मात्रा में उसको रोकता है इलेक्ट्रिसिटी जाने से, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो आराम से याद रहेंगे प्रतिरोध का ओम। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का वाट में नापते हैं। भाई साहब जब क्या होता है, विद्युत जब झटका लगता है ना, विद्युत का झटका लगता है तो हम लोग का क्या होता है, वाट लग जाता है। ओ भाई आज तो बिजली का झटका, मुझे लगा मेरा तो वाट ही लग गया था, अब तो लगा था कि मर ही जाएंगे। तो आराम से याद रखिए विद्युत शक्ति का क्या है, वाट। विद्युत शक्ति क्या चीज में नापा जाता है, वाट से नापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों समय का इकाई क्या है, सेकेंड है। हम लोग जानते हैं पदार्थ की मात्रा को मोल बोलते हैं। इसका ट्रिक देता हूं सुनो। हम लोग जाते हैं जब मार्केट में तब मोल भाव करते हैं कि नहीं करते, जब भी जाते हैं सामान लेने तब मोल भाव करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, पदार्थ की मात्रा के हिसाब से मोल भाव करते हैं। अच्छा 1 किलो का दाम इतना आप लोगे, तो क्या है, पदार्थ की मात्रा के हिसाब से हम लोग मोल भाव करते हैं। ये ट्रिक बहुत ही काम का है दोस्तों, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। लगता तो छोटा बात है लेकिन पता है ना गलती हो जाते हैं। तो पदार्थ की मात्रा का मोल याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है दोस्तों लंबाई को मीटर में नापते हैं। ये बताऊं क्या इसका ट्रिक, नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत आवेश को दोस्तों कूलम में नापते हैं। ये वही विद्युत आवेश है, वहां देखिए विद्युतीय आवेश है ना, फैराडे द्वारा नापा जाता है। उसी तरह विद्युत आवेश को दोस्तों क्या नापते हैं, कूलम द्वारा नापा जाता है। कूलम क्या है, ये भी एक चार्ज का क्या है, यूनिट है। सी से इसको नोटिफिकेशन देते हैं, सी से कूलम। विद्युतीय आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य जूल। तो ध्यान दीजिए जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर से एनर्जी लॉस होता है ना, उसको जूल में नापा जाता है, कितना जूल। या हम लोग खाना खाते हैं उसमें कैलोरी होता है, लेकिन जब एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग जूल में नापते हैं। कार्य का क्या है, कितना जूल कार्य किया। तो ऐसे करके याद रखिएगा। विभवांतर मतलब मैंने बताया जस्ट पीछे वाला में कि वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं, वही वोल्टेज ऊपर नीचे। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से। नेक्स्ट है कोण को बोलते हैं एंगल बोलते हैं, और एंगल को रेडियन में नापा जाता है। एंगल को रेडियन में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैं बताऊंगा कि रेडियन कैसे लिखा जाता है। देखिए ये 1 रेडियन मैंने लिख दिया, आपने इसे लिखा 1 डिग्री और मैंने यहाँ सी लिख दिया, तो 1 रेडियन हुआ। जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बताऊंगा, थीटा में कन्वर्ट करना बताऊंगा, वो आगे देखेंगे हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। हम लोग जानते ही ना, इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज में नापा जाता है, एम्पियर, ए से सूचित करते हैं इसको। नेक्स्ट तो भार, वजन को दोस्तों किलोग्राम केजी से नापते हैं। नेक्स्ट तो क्षेत्रफल को क्या है, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। इसका मतलब क्या होता है, एरिया को दोस्तों क्या चीज में नापा जाता है, हेक्टेयर में नापा जाता है। कहता है ना 10 हेक्टेयर खेत है, 2 हेक्टेयर खेत है, 5 हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में नापते हैं आराम से। क्षेत्रफल ही तो होता है खेत का, तो हेक्टेयर याद रहेंगे। दबाव मतलब होता है प्रेशर दोस्तों, प्रेशर को पास्कल से नापते हैं। पी से प्रेशर और पी से पास्कल, तो प्रेशर को पास्कल से नापा जाता है। तो दोनों याद रहेंगे, लिंकअप है, प्रेशर पास्कल। ल्यूमिनिसिटी का मतलब होता है दोस्तों चमकना, और चमकने वाले चीज को कैंडेला से नापते हैं। और कैंडल का याद रखें, कैंडल क्या होता है, कैंडल ट्रिक है, दीपावली में जलाते हैं ना कैंडल, तो कैंडल क्या करता है, चमकने लगता है ना, तो कैंडेला से याद रखना ल्यूमिनिसिटी। देख रहे हैं लिंक कैसे जोड़ रहा हूं, आसानी से याद रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऑर्स्टेड। ये कहानी बताता हूं जरा। एक बार की बात है कि मिस्टर ऑर्स्टेड जो थे दोस्तों 1820 में, 1820 में क्या हुआ, ऑर्स्टेड साहब क्या कर रहे थे, लैब में कुछ काम कर रहे थे। तो टेबल जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तार वगैरह है ना, बहुत सारा तार है, कैमरा लगा हुआ है वगैरह वगैरह है। तो ऐसा ही वो कुछ काम कर रहे थे टेबल पे, तो एक जगह रखा हुआ था वो जो होता है ना कंपास, ऐसा जो रहता है जिसमें एक नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है। ये जो कंपास होते हैं नीडल लगे थे एक, और यहाँ से तार गया हुआ था। उन्होंने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दिया बल्ब जलाने के लिए, उन्होंने देखा क्या कि इसका ये जो कंपास थे वो नीडल हिले उसके। तो ऑर्स्टेड साहब को लगा ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे चुंबक तो मैंने रखा नहीं। फिर उन्होंने लाइन काटा, फिर से हिलता हुआ दिखा, लाइन दिए काटे, उनको लगा यार यहाँ हो क्या रहा है। तो उनको एक बात माइंड में तुरंत आया कि ये कब हिलेंगे, जब चुंबक इसके आसपास आएगा, यानी बिजली के तार में लाइन जाता है तो चुंबक उत्पन्न होता है। उनका दिमाग में खटक गया। उन्होंने क्या किया, ऑर्स्टेड साहब ने 1820 में एक नियम दिया, उस नियम को ही बोलते हैं दोस्तों क्या, चुंबकीय क्षेत्र का नियम। और उन्होंने ही बताया था दोस्त, यहाँ पे सीख लीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा और बता दूं डिटेल, कि एक बार चुंबक होता है, उसमें इधर नॉर्थ इधर साउथ होता है। और उन्होंने ही बताया था कि नॉर्थ से निकलता है इसका एनर्जी, ताकत,
और साउथ में जाकर मिलता है। तो डायरेक्शन याद रखिए, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है ये बाहर में, और अंदर में साउथ से नॉर्थ में जाता है, साउथ से नॉर्थ में आता है, इसका याद रखिएगा किसी भी। और ऐसे होता है, और उन्होंने ही कहा था कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, ध्यान दीजिएगा जरा, एक ऐसे बना दिया और दूसरा ऐसे बना दिया तो ये गलत हो गया। ये सब याद रखना है आपको। इस सबसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऑस्टेट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती है कि नहीं काटती है, तो कभी नहीं काटती है, ये अलग अलग होती है। क्लियर है? बहुत सारे रेखाएं होती है लेकिन कोई किसी को नहीं काटती है। तो ध्यान दीजिए, यही उन्होंने ही बताया था ये चीज के बारे में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब याद रहेंगे आपको इतना कहानी के बाद कि चुंबकीय क्षेत्र का ऑस्टेट ने बताया, कब बताया था दोस्तों? 1820 में बताया था। और घटना क्या था पता ही है, कंपास सुई क्या हुआ था, हिलने लगा था जब उन्होंने लाइन दिया था बाय मिस्टेक, तो एकाएक खोज हो गया था। देखिए कितना नाम हो गया, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बल को दोस्तों न्यूटन में नापते हैं, सब लोग जानते हैं। बल फोर्स मतलब न्यूटन। चालकता का महों में नापते हैं, चालकता का महों में। तो ध्यान दीजिए जरा, अब क्या होता है इसका ट्रिक सुन लीजिएगा, याद रहेंगे। देखिए ये जो कहां गए, छोड़िए। मोह जो दोस्त है चालकता का कैसे याद रखा जाए, जब होता है ना हम लोग को मोह आ जाता है तो हम किसी का सामान चुरा लेते हैं, और जब सामान चुरा लेते हैं तो वहां से क्या होता है, चालकता, चलता बनना पड़ता है। जो सामान चुराएगा, मोह में सामान चुरा लेगा, वहां रुकेगा नहीं, जल्दी से ना निकल जाएगा, तो चालकता। तो चालकता का क्या होगा, मोह। आपको याद कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। यदि पसंद आ रही है हमारी मेहनत, हमारे ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, देख रहे 1.2 काज हो रही है दोस्तों, याद रखिए इसमें और भी एक क्लास लूंगा, 2 क्लास में इसको खत्म करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग 2 क्लास में खत्म किया, एकदम पूरा डिटेल पढ़ा, उसमें जितनी टाइप्स होते हैं 4 का 4 टाइप दोस्तों कवर किया। बैंकिंग में आता है उसको भी कवर कर लिया इसमें। उसी तरह दोस्तों इसमें दोस्तों छोड़ूंगा नहीं, जरूरत पड़ा था 3 क्लास कर दूंगा इसका। 1 क्लास आज हो रही है, अभी जो देखे आपने, 2 क्लास और बढ़ा दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं दोस्त। एक एक टाइप, एक एक बात पढ़ेंगे दोस्तों। बस इतना ही मुझे सपना है दोस्तों कि आपका किसी भी हाल में दोस्तों जॉब लगनी चाहिए, एग्जाम निकलनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है, अगर आपको पसंद आया दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि वीडियो डालते ही आप तक पहुंच सके। कुछ मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कुछ लोगों में जरूर जाकर करवाइए दोस्तों, ताकि चैनल पर थोड़ा ग्रोथ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।